नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कपिल और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की। एफआईएच प्रो लीग में भारतीय महिला टीम का मुकाबला कल विश्व में दूसरे नंबर पर काबिज अर्जेंटीना से होगा। भारत ने म्यूनिक में हुए आईएसएसएफ विश्व कप में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। फिडे विश्व ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप में MZD1 ने टीम फ्रीडम को हराकर 5वां स्थान हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में होगा। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। विश्व कप की आधिकारिक मेजबानी भारत के पास है, जबकि राजनीतिक तनाव के कारण पाकिस्तान के सभी मुकाबले श्रीलंका में होंगे। भारत 2013 के बाद से चौथी बार महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। भारत का पहला मुकाबला 30 सितंबर को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में श्रीलंका के साथ होगा। भारत और पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला 5 अक्टूबर को कोलंबो के R प्रेमदास स्टेडियम में होगा। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 1 अक्टूबर को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। इस विश्व कप में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। प्रेम जी, भारतीय महिला टीम इस वक्त बड़ी मजबूत स्थिति में है और विश्व कप का आयोजन शुरू हो रहा है 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। तो भारत अपनी लय को बरकरार रखेगा या कुछ नए चेंजेस करेगा? देखिए, विश्व कप जैसा अगर आयोजन होता है, इतना बड़ा आयोजन होता है, तो किसी भी टीम के लिए मैं कहता हूं कि कई बार हम लोग कहते हैं कि जैसे फाइनल जीतना एक सपना होता है, लेकिन अगर जिस टीम को फाइनल जीतना है उसके लिए लीग मैचेस की से ही अगर हम बात करें तो वो हमेशा अपनी जीत को बरकरार रखना इसलिए चाहेंगे कि उनका कॉन्फिडेंस कहीं भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की स्थिति ना आए। और सबसे ख़ास बात यह है कि वर्ल्ड कप जो है उसका ऑफिशियली मेज़बान जो है वो भारत है, भारत में हो रहा है। तो भारतीय टीम निश्चित रूप से चाहेगी कि पीछे अगर कोई गलतियां भी उसने की है तो वो गलतियां यहाँ बिल्कुल ना दोहराई जाए, और जिस तरह की एक मजबूत कद्दावर दावेदार टीम हिंदुस्तान की टीम मानी जाती है, वो अपना प्रदर्शन निश्चित रूप से दोहराएंगे। जो पाकिस्तान का इस बार ग्राउंड होने वाला है वो श्रीलंका होगा। अमूमन हम देखते थे कि मुकाबले जो होते थे वो दुबई में होते थे पाकिस्तान के हिस्से वाले। तो श्रीलंका की पिच का कितना असर होगा? देखिए, अभी जैसे पीछे कुछ टाइम पहले की ही बात है जब त्रिकोणीय श्रृंखला हिंदुस्तान ने वहाँ पे खेली है और बहुत अच्छे से वहाँ से टीम जीत के आई है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की टीम का अभी जो पीछे का थोड़ा सा अनुभव है वहाँ वो निश्चित रूप से काम आएगा। जिस तरीके से बताया गया है कि पहला मुकाबला हमारा श्रीलंका वहाँ पाकिस्तान के साथ जो है कोलंबो में ही होगा, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत बढ़िया प्रदर्शन वहाँ पे भी ये लोग कर पाएंगे। अच्छा, जैसे अभी एक पर्याप्त समय भी है, जैसे 30 सितंबर से आयोजन होने वाला है, तो अभी लगभग है 3-4 महीने हैं भारतीय टीम के पास तैयारी के लिए। और अमूमन देखें कि 8 टीमें हैं, जिसमें कुछ मजबूत टीमें जैसे हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं नकार सकते हैं, इंग्लैंड को नहीं, और जैसे कहते हैं कि खेल तो अनिश्चितताओं का होता है कि कई बार बांग्लादेश ऐसा कमाल कर देती है जो ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं होता है। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे इस कार्यक्रम में भी कई बार मैंने बोला है कि फिलहाल का जो दौर है, इस दौर में कोई भी अपनी स्थिति को ये समझे कि वो एक बार अगर चैंपियन है तो हमेशा चैंपियन रहेगा, वैसा नहीं हो सकता है। बहुत जल्द कोई दूसरी टीम आती है और कोई दूसरा प्लेयर आता है और उसकी स्थिति को रिप्लेस कर देता है। तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इवेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए हर टीम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी। और हिंदुस्तान के साथ एक फ़ायदा ये होगा कि वो मेज़बानी कर रहा है, अपने होम ग्राउंड्स पे भी खेलेगा, और पाकिस्तान के साथ जो मैचेज होंगे वो श्रीलंका में खेलेगा।
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर कल से टीम के साथ वापस जुड़ सकते हैं। गंभीर बीते हफ्ते फैमिली इमरजेंसी के चलते इंग्लैंड से वापस भारत लौट आए थे। भारत का पहला टेस्ट मैच 20 जून को लीड्स में शुरू होगा। लीड्स में वापस आने के बाद गंभीर को प्लेइंग 11 के बारे में कई फैसले लेने हैं। इनमें जसप्रीत बुमराह कौन से 3 टेस्ट खेलेंगे, कौन तीसरे और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेगा। तो प्रेम जी, जो भारत की बैटिंग लाइनअप है, लेकिन इस बार जो सीरीज है, अगर हम शुरुआत में बात करें तो इस बार बिल्कुल यंग ब्रिगेड दिख रही है भारतीय पुरुष टीम की, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि विराट कोहली टेस्ट से संन्यास ले लिया, रोहित शर्मा ने ले लिया, आर अश्विन ने भी संन्यास लिया है। तो इस मतलब होता है ना कि कुछ ऐसे अनुभवी प्लेयर होते हैं जिन्होंने बहुत टेस्ट खेला है और उसके बाद उनका टीम से चले जाना और यंग ब्रिगेड के हाथ में कमान। सबसे मेजर जो बात है वो ये है कि बैक टू बैक ये दोनों तीनों एक साथ जो है टीम से बाहर गए हैं। तो ये सिर्फ टेस्ट चैंपियनशिप ही नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि जो यंग ब्रिगेड शुभमन गिल की कप्तानी में खेलने गई है उनका भी एक तरीके से टेस्ट है। हालांकि टीम हमारी बहुत मजबूत है, लेकिन पीछे कुछ टाइम से जिस तरीके से जैसे आईपीएल का पूरा माहौल रहा और इस माहौल से निकल के किस तरीके से टीम अपने आप को टेस्ट के माहौल में तब्दील करेगी, ये मैटर करेगा। जिस तरीके से अगर हम देखें तो जैसे स्टैट्स की अगर फिलहाल तक जो स्टैट्स हमारे सामने हैं उनके हिसाब से बात करें तो विन प्रोबेबिलिटी इंग्लैंड की ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन अगर पीछे 4-5 मैचेस की हम बात करते हैं तो उसमें हिंदुस्तान ने 4 मैचेस जीते हैं और 1 इंग्लैंड ने जीता है। तो वो एक कॉन्फिडेंस उनके पास है, लेकिन थोड़ा सा जो 2-3 सीनियर और अनुभवी प्लेयर्स है उनकी थोड़ी सी कमी खलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जिस तरीके का क्रिकेट हो चुका है वहाँ इन खिलाड़ियों का जो अनुभव है वो अपने आप में है ठीक ठाक और अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं। तो मुझे लगता है अपने आप को टीम प्रिपेयर कर लेगी टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया तरीके से। टीम में एक और 20 साई सुदर्शन, करुण नायर, ध्रुव जुरेल और अभिमन्यु ईश्वरन मिडल ऑर्डर पर बल्लेबाजी के दावेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर जैसे 2 तेज गेंदबाजों को लेकर मैनेजमेंट उलझन में है। और गेंदबाजी तो देखे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी में भी चुनौती साबित कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो टीम इंटर टीम मैचेस हो रहे हैं उसमें शार्दुल ठाकुर ने 122 रन बनाए हैं। इससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी ने टेस्ट में शतकीय पारी खेली थी। तो इसमें ना कि गेंदबाजी लेकिन बल्लेबाजी के तौर पर भी दोनों में चयन करना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो घरेलू दूसरी लीग्स हैं उनमें भी बहुत सारे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि टीम भी ये चाहती है कि न केवल एक बॉलर बल्कि अगर उनके पास एक ऑलराउंडर आता है जो बहुत बेहतरीन बॉलिंग स्पेल के साथ साथ अगर अपने बैट से भी कमाल कर सकता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा मजबूत होगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम 2007 के बाद पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। इसी के साथ टीम इंडिया अपने नए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत भी करेगी। सबकी नजरें शुभमन गिल पर हैं। एक नए कप्तान, टेस्ट मैच, कहते हैं कि टेस्ट मैच ओडीआई और 2020 से बहुत हटके है, क्योंकि इसमें आप 5 दिन संघर्ष करते हैं बहुत फिजिकली और मेंटली, और उसके बाद आपको अपनी टीम को बाउंड करके रखना है, उनका मोरल नहीं डाउन करना, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पहली बारी में स्कोर 400-500 तक चला जाता है, फिर उसके बाद टीम बहुत डाउन हो जाती है। कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर टीम अपने आप को एक T20 और वनडे वाले माहौल से निकालकर अगर टेस्ट वाले माहौल में अपनी मेंटलिटी को लेके चली जाती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से टीम पीछे रहेगी, क्योंकि टैलेंट की इन प्लेयर्स में बिल्कुल कमी नहीं है। रही बात शुभमन गिल की, वो जैसे आईपीएल जैसी बड़ी लीग में कैप्टनसी कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 2-3 जो बड़े कैप्टन हमारे रहे हैं वो फिलहाल टीम में भले ही नहीं है लेकिन उनके अंडर वो खेले हैं और उनसे बहुत सारा अनुभव उन्होंने सीखा है। और अगर वो बहुत अच्छे डिसीजन लेके उस अनुभव को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल पे जो है प्रदर्शन टीम कर पाएगी। FIH प्रो लीग में भारतीय महिला टीम का मुकाबला विश्व में दूसरे नंबर पर काबिज अर्जेंटीना से होगा। यूरोपीय चरण की शुरुआत में 2 करीबी हार के साथ सामना करने वाली भारतीय टीम अर्जेंटीना के खिलाफ लगातार 2 मैच कल और बुधवार को खेलेगी। लीमा टेटे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पिछले 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया से 1-2 और 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम 9 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। वहां जहां जूनियर टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं भारतीय महिला टीम और भारतीय पुरुष टीम कुछ संघर्ष करती नजर आ रही है। देखिए,
कई बार ऐसा दौर आता है, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल खिलाड़ी के जीवन में भी आता है और पूरी टीम के सेगमेंट में भी वो दौर आता है जहाँ थोड़ी सी लय बिगड़ जाती है। कारण क्या है क्या नहीं है, इस पे पूरे टीम मैनेजमेंट से लेके पूरे प्लेयर्स को इस पे थोड़ा सा विश्लेषण करना होगा, क्योंकि जहाँ पहले दूसरे तीसरे स्थान पर टीम रह सकती थी वहाँ फिलहाल मुझे लगता है कि बेस्ट टॉप 5 में भी नहीं है, क्योंकि लगातार मैचेस टीम ने हारे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो है विचार विमर्श करके, विश्लेषण करके, अपनी कमियों को खूबियों में तब्दील करके और फिर थोड़ा सा लय में आने की कोशिश करें। लेकिन टीम का अगर देखें, टीम इस वक्त 7वें नंबर पर है और हम अगर बात करें तो पहले नंबर पर नीदरलैंड्स हैं 37 अंकों के साथ, और नीदरलैंड्स और टीम में इतना बड़ा डिफरेंस है कि टीम 9 अंकों के साथ पीछे है, और उस बीच 5 टीमें आती है, अर्जेंटीना, बेल्जियम, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, और उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा भारतीय टीम के लिए कुछ अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज करने की बात आती है, या उनको अपना खेल कुछ बड़ा करना होगा या निश्चित सुधारना रूप से होगा। वही मैंने कहा कि थोड़ा सा विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको टॉप 3 टीम्स में अपना प्लेस जो है बनाना है, लाना है तो। बीजिंग में कल से शुरू होने वाली पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा के लिए भारत का 16 सदस्यीय दल गया है, जिसमें झंडू कुमार जैसे बड़े दिग्गज शामिल हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में हुए भारतीय खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया था। तो प्रेम जी इस बार जा रहे हैं, जैसे हम खेलो इंडिया की बात करते हैं तो खेलो इंडिया ने मतलब ऐसे प्लेयर्स निकाल के दिए हैं हमें, और सीधा जो उनका मोराल होता है कि खेलो इंडिया, जैसे सरकार भी बार बार कहती है, एक्सपर्ट्स भी बार बार कहते हैं कि खेलो इंडिया का जो मुख्य जो उसका लक्ष्य है ओलंपियंस तैयार करना है। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या रिसोर्सेज की बात करें या कंपटीशन की बात करें, जिस तरीके से पिछले 6, 7, 8 साल में डेवलप हुआ है, और जिस तरीके से ये बहुत सारी इवेंट्स जैसे खेलो इंडिया के डिफरेंट संस्करण हैं, चाहे वो यूथ गेम्स की बात करें, यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें या खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें, इनका ध्येय ही वो है कि यहाँ से जो हमारे एथलीट निकल कर आते हैं वो कल को जाके ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स में इंडिया को पदक दिलाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। गवर्नमेंट के साथ साथ बड़े बड़े स्पॉन्सर्स भी प्लेयर्स के साथ है। टॉप्स जैसी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एनरिच कर रही है। तो ये वो प्लेयर्स है जो अभी जैसे अभी आपने जिक्र किया खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पीछे, तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन वहाँ पर भी किया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन इन लोगों ने किया है। तो निश्चित रूप से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ ये भविष्य के हमारे जो सितारे हैं, जो ओलंपियन हो सकते हैं, वो अच्छा प्रदर्शन जाके करेंगे चाइना में। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लेयर्स से, अगर उनसे खेलो इंडिया में हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनका भी कहना ये है कि पहले कॉम्पिटिशंस बहुत कम थे, उनको सालों सालों इंतजार करना होता था, 1 साल का इंतजार था। लेकिन अब खेलो इंडिया की तरह चाहे यूनिवर्सिटी गेम्स हो, यूथ गेम्स हो, पैरा गेम्स हो, बीच गेम्स हो, देयर आर एंड नंबर ऑफ गेम्स इन खेलो इंडिया। इसका बहुत बड़ा एक कारण है जो गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है। मैं पहले भी मैंने 1-2 बार जिक्र किया है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, गृह मंत्री जी भी कहते हैं कि हमको 2047 तक स्पोर्ट्स में भी, बाकी सब चीज़ों के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी टॉप 5 में अपना, टॉप 5 का मतलब है कि ओलंपिक जैसे सेगमेंट में हम टॉप 5 में रहें। तो अगर उस ध्येय के साथ हम लोग चल रहे हैं तो ये कंपटीशन लाना बहुत ही ज़रूरी था। भारत ने म्यूनिक में हुए ISSF विश्व कप में अपने प्रदर्शन में सुधार कर 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। पिछले 4 विश्व कप में ये तीसरा मौका है जब भारत ने तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। अभी हम बात कर रहे थे अपने पैरा प्लेयर्स की कि वो शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी बात करते हैं ISSF में, तो उसमें भी शानदार प्रदर्शन भारत ने सुधार करते हुए तीसरा स्थान हासिल करा है। बिसाइड अगर हम पहले और दूसरे को छोड़ें कि पहले नंबर पर चीन है जिसने 4 स्वर्ण पदक जीते, और दूसरे नंबर पर नॉर्वे था 2 स्वर्ण और 1 रजत के साथ, तो भारत तीसरे स्थान पर रहा, लेकिन उसने अपना गेम सुधारा है। देखिए अभिषेक, जैसा मैंने अभी कहा, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कंपटीशन बढ़ा है, पहले हमारे निश्चित प्लेयर थे कि 2 या 3 प्लेयर है, 5 प्लेयर है, 7 प्लेयर है, लेकिन अभी जो कंपटीशन बढ़ा है इसने हमारी बेंच स्ट्रेंथ को भी बहुत मजबूत किया है। इसलिए अब अगर आप देखें तो हर इवेंट में कोई न कोई नया नाम सामने आता है कि फला एथलीट ने जो है फला पदक जीते हैं। तो बस चैलेंज ये है कि ये एथलीट अपना प्रदर्शन कितना लंबा चला पाएंगे और किस तरीके से ओलंपिक्स या और भी बड़े इवेंट्स जो है उन इवेंट्स में हमको पदक दिला पाएंगे। ये एक मेजर लक्ष्य है। मुख्य रूप से भारतीय खिलाड़ियों से सजी टीम MGD1 ने फिडे विश्व ब्लिट्ज
टीम चैंपियनशिप में टीम फ्रीडम को हराकर 5वां स्थान हासिल किया। इससे पहले उसने यहां टूर्नामेंट में रैपिड वर्क का खिताब जीता था। WR चेज ने कागजेस को हराकर 2023 में ये प्रतियोगिता शुरू होने के बाद से अपना दूसरा ब्लिट्ज खिताब जीता। तो टीम फ्रीडम की अगुवाई पूर्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी की मौजूदगी वाली टीम ने MGD1 ने पहले ही 16 टीमों के नॉकआउट में जगह बना ली थी। श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। प्रेम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक, शुभ रात्रि। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।